त्यागी सर, जिस तरीके से देख पा रहे हैं रेडियो सिग्नल बरामद किए गए हैं, रेडियो सिग्नल पकड़े गए हैं और उनको डिकोड किया गया है। डिकोड जब किया गया है अरबी, उर्दू, बांग्ला भाषा में, यहाँ पर खुलासा हुआ कि रोहिंग्याओं को आईएसआई ट्रेनिंग दे रहे हैं आतंकवाद की। और सोचेगा बार बार इस तरीके से जब इनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो भारत के लिए चिंता की बात है। और ये साफ हो रहा है इससे त्यागी सर कि किस तरीके से मोहम्मद यूनिस ने जो पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई है वो अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि यहाँ पाकिस्तान को श्रेय दे रहे हैं वो, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़कर आईएसआई आगे बढ़कर भारत को नुकसान पहुंचा सके। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, एक बांग्लादेश की आर्मी में एक ऑफिसर है जिसका नाम है मेजर जियाउल हक। मेजर जियाउल हक बांग्लादेश की आर्मी से डिजर्टर हो गया। क्या किया उसने पता नहीं, लेकिन जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उसके बाद वो वापस आया और अब उसको खुली छूट मिल गई। उसने करीब 250 सैनिकों की और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की और ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को कहाँ तैनात किया? वो जगह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। और इसका काम क्या है? रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देना। तो यानी कि ये समझ में आ गया कि ट्रेनिंग देने का सोच क्या है। अब जो आपने कहा कि बशीरहाट में, दक्षिण सरगुना 24 में और जगहों में सिग्नल मिले, वो बिल्कुल वाजिब बात है। और वो सिग्नल इंग्लिश में या कनाडाई भाषा में तो होंगे नहीं, वो उर्दू और अरबी भाषा में होंगे, क्योंकि ये लोग वही समझते हैं। उसमें सिग्नल दिए गए, यानी कि रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने के ये सिग्नल प्राप्त हुए। और ट्रेनिंग देने की नौबत आई क्यों? दरअसल में हुआ ये था कि जब करीब करीब 10 लाख रोहिंग्या म्यांमार से विस्थापित हुए थे तो वो कुछ हिंदुस्तान में आए थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर वो 10 लाख आ गए बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन शेख हसीना ने उस समय उन्हें कोक्स बाजार में बाकायदा टेंट वेंट लगा के रख लिया। और उस समय यूनाइटेड नेशंस ने और चाइना ने बड़ी मदद की, पैसे की, तो वो चलते रहे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो ये कट्टरपंथी जो है, खासतौर पे अंसार उल बगला, जिसका वो मेजर जियाउल हक है, इन्होंने उन टेंटों को भी ऐसा समझा, यानी कि रोहिंग्याओं को भी ऐसा समझा कि ये अब हमारे दुश्मन है, उन पे हमला करने लगे। लिहाजा रोहिंग्या एक्सट्रीमिस्ट में ऐड होने लगे, लिहाजा उन एक्सट्रीमिस्ट को ट्रेनिंग दी जाने लगी। और वो रोहिंग्या जो एक सिरदर्द थे, उस रोहिंग्या को अब वो इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। और हिंदुस्तान के खिलाफ इसलिए कि क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश से, वो चीन से भी ज्यादा है, करीब करीब 4000 किलोमीटर का है, और पूरी तरह से फेंस नहीं है, पोरस है। और वहां से जो ये घुसपैठ होती हैं, उस घुसपैठ में जो बांग्लादेश की तरफ से थी वो तो थी, अब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आईएसआई, जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, अंसार उल बगला, ये सारे प्रतिबंधित संगठन जो थे जिन्हें अब प्रतिबंध हटा दिया गया, ये कट्टरपंथी उस आईएसआई से मिले हुए हैं। यानी बिल्कुल। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। हमें बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी सर, बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है और ऐसे में वक्त से पहले कदम उठा लेना ही बेहतर होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान तो इंतजार में बैठा था, आईएसआई तो इंतजार में बैठा था कि बांग्लादेश के साथ कब कोई नजदीकी पड़े, कहीं से कोई रास्ता बने और उसके बाद हम वहीं से जाते हुए अपना फायदा देख सकें। और मोहम्मद यूनिस ने बखूबी फायदा उनको पहुंचा दिया है। तेजावत जी भी हमारे साथ हैं। तेजावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आहट देखी जा रही है खतरे की, और ये खतरे की आहट अब लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए अब चिंता का सबब बनती जा रही है। क्या कहेंगे जो सिग्नल अभी प्राप्त हुए हैं, जिस तरीके से रोहिंग्याओं को यहाँ आईएसआई जो है आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं? भारत के लिए ये एक समस्या खड़ी कर सकते हैं, पर भारत के लिए वो कभी भी बड़ी मुसीबत नहीं बन सकते हैं। इसका कारण है कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। इसकी एक खास वजह ये है कि ये जो वर्तमान जो यूनूस सरकार है वो सत्ता में बने रहना चाहती है, और सत्ता में बने रहने का एक ही कारण हो सकता है जब वो ये कहें कि भारत की तरफ से हमें युद्ध का डर है। अगर वह कोई ऐसा, जब तक वो इमरजेंसी क्रिएट नहीं करते हैं
यूनुस सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की जो जीडीपी वो इतनी खराब है, उसका जो बिजनेस है या उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो वैसे ही खराब हालत में है। जो आदमी खुद गरीब हो वह दूसरे देश की क्या मदद कर पाएगा। और उसके मुकाबले में अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी वगैरह देखें तो वह जो पिछली रिजिम थी उसमें उसने काफी प्रगति की है। जहां तक भारत जितने बड़े देश के लिए बांग्लादेश की समस्या एक समस्या है, पर भारत एक रीजनल पावर है और वह जो बांग्लादेश की पूरी डिपेंडेंसी है, खासकर उसकी फूड और एनर्जी सिक्योरिटी है, वो इंडिया पे डिपेंडेंट है। अगर इंडिया से वह मदद नहीं लेगा और अपना ज्यादातर पैसा अगर वह रक्षा बजट में खर्च करेगा तो उसके जो डेवलपमेंट के जितने भी जो सपने हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो केवल यह सत्ता की लड़ाई है। वहां के जो सत्तासीन लोग हैं वो सत्ता में बने रहने के कारण वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम हो जिसका वह सहारा लेके अपनी जो सत्ता है उसको एक्सटेंड कर सके। पिंकी जी, लेकिन तेजावत सर, अगर देखा जाए तो वो सिर्फ बॉर्डर के सहारे अपने सत्ता को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आवाज जो है वो बांग्लादेश के अंदर से भी उठने लगी है। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं जो एक वक्त पर शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूरा तख्ता पलट करके रख दिया था। मोहम्मद यूनुस की वो पैरवी कर रहे थे, लेकिन अब वही छात्र जो है एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदरूनी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है सत्ता परिवर्तन के लिए, और वो उठने लगी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। और उसमें मैं एक चीज जो एड ऑन करना चाहता हूँ वो ये है कि केवल वही लोग नहीं है जो कि जिनका चेहरा हमें एज एक्सट्रीमिस्ट दिख रहा है या जिन ग्रुप्स को अभी जिनसे प्रतिबंध हटा दिया गया है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन में एक बड़ी संख्या जो है वहां के अल्पसंख्यकों की है और जिसमें भी हिंदू बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों में। दूसरी बात यह कि जो अवामी लीग का जो छात्र संगठन है वह भी वहां पे सक्रिय है और खुद जो अवामी लीग पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता, जिनमें से 1000-2500 से भी उनकी उपस्थिति भारत में है और वो किसी न किसी रूप में वहां के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा जन समर्थन उनके पास है। तो अभी ऐसा नहीं है कि केवल वह एक्सट्रीमिस्टों के हाथ में बांग्लादेश चला गया है। और अगर हम आज से खाली 2 या 3 साल पहले की स्थिति का आकलन करें तब भी मुझे नहीं लगता है कि वहां पे इस तरीके के किसी भी एक्सट्रीमिज्म या इस तरीके के लोगों का बांग्लादेश की सत्ता पे कोई ना कोई अधिकार था। तो बिल्कुल आपका ठीक विश्लेषण है पिंकी जी। पर ऐसी स्थिति में ये कि ये जब बॉर्डर ये खराब हो गया है तो हम ठीक जो खासकर हमारे जो विदेश मंत्रालय में बैठने वाले लोग हैं और खासकर हमारी मीडिया की जो आवाज है, जो भाषा है, दोनों में ही फर्क है। क्योंकि विदेश मंत्रालय के लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश भारत पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और अगर हमने स्थिति को खराब कर दिया, जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर भारत ने कोई रिएक्ट कर दिया तो ये होगा कि वह एक बहाना मिल जाएगा उसे। तो भारत बिल्कुल तेजावत सर, बहाना देना नहीं चाहता। बिल्कुल तेजावत सर, भारत अभी चुप है तो चुप है, लेकिन जब कदम उठाएगा तो ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एकजुट होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से बांग्लादेश निर्भर है भारत के ऊपर। और बात अगर की जो है पाकिस्तान की, पाकिस्तान खुद दूसरे देशों की तरफ, खासकर चीन की तरफ एक नजर निहारता रहता है। कहीं से कोई मदद मिल जाए, थोड़ी बहुत कहीं से कुछ मदद यहाँ से मिल जाए, आश में वो लगा रहता है। ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि ये भी लगता है कि यहाँ पर बॉर्डर पर कुछ सनसनी फैलाने से पहले मोहम्मद यूनुस का ही तख्ता पलट हो जाएगा, उन्हीं को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सरकार को भी ठोस कदम उठाने की अभी जरूरत महसूस होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया त्यागी सर आपका भी, और सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।